नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। अगले शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2020-21 का बजट पेश करने जा रही हैं। ये बजट उनके लिए चुनौतियों से भरा होगा। जैसा कि आपको पता ही है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार में कमी आई है। पिछले साल जीडीपी की विकास दर 6.8% रही और इस साल इसके और नीचे आने का अंदेशा है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने वित्तीय घाटे में लगातार कमी लाने का प्रयास किया है और एक हद तक उसे सफलता भी मिली है। साल 2019-20 में सरकार का लक्ष्य है कि वित्तीय घाटे को जीडीपी के 3.3% पर रखा जाए, लेकिन परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए जरूरत है निवेश की। दूसरी तरफ सरकार पर दबाव यह भी है कि वो तय करे कि जनता के हाथ में पैसा हो, यानी करों में छूट दी जाए, यानी राजस्व कम और खर्चे ज्यादा। ऐसे में सरकार क्या वित्तीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? सवाल यह भी उठता है कि क्या अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सरकार को वित्तीय घाटे को लेकर लचीला रुख अपनाना चाहिए? इन्हीं सब पर मंथन करेंगे आज की अर्थनीति में। वित्तीय घाटे की चुनौती पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। यदुवेंद्र माथुर नीति आयोग में विशेष सचिव रह चुके हैं और साथ ही हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर एडिटर सुरजीत गुप्ता। स्वागत है आप दोनों का। आपसे शुरू करते हैं सर कि ये बजट, उम्मीद की जा रही है कि ऐसा एक बजट हो जिसपे ग्रोथ भी बढ़े, इन्वेस्टमेंट भी बढ़े और साथ ही फिस्कली भी इसका मैथ्स भी ठीक रहे। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बजट एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है और उम्मीदें सबको बहुत ज़्यादा रहती हैं, लेकिन जैसा सबको विदित है कि चुनौतियों का और जो पूरा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आर्थिक क्षेत्र में निरंतर होता रहा है, तो उसी के क्रम में ये एक इम्पॉर्टेंट बजट है। और फिस्कल डेफिसिट के जो कारण जो आजकल जो आंकड़े आए हैं वो यही बता रहे हैं कि ग्लोबल परिस्थितियों की वजह से थोड़ा रुकाव आया था, ग्लोबल हेडविंड्स जैसे कहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे स्टेप्स गवर्नमेंट ने विगत 6-7 महीनों में कई स्टेप्स लिए, तो उसके परिणाम अब आने लगे हैं। और अब एक तरह से जो ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, उससे मुझको लगता है कि कोई ऐसा बड़ा कोई इशू नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जो सिस्टमिक इश्यूज थे उसका बहुत क्विक रिएक्शन गवर्नमेंट ने लिया है, तो मुझको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इशू है। और जैसे पहले भी फिस्कल इश्यूज को एडजस्ट मैनेज करा जाता था, तो इस बार भी मुझको लगता है कि कोई फिस्कल डेफिसिट ऐसी बड़ी चुनौती नहीं रहेगी और खर्चा गवर्नमेंट को एक तरह से अपना घटाना नहीं चाहिए, ताकि ग्रोथ इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रोथ को जो भी स्टेप्स बढ़ावा देंगे उस दिशा में बढ़ना चाहिए। यानी कि खर्चा बढ़ाना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। लेकिन रेवेन्यूज जो हम देख रहे हैं वो शायद कम पड़ेंगे एक्सपेंडिचर की वजह से। तो इसके लिए किस तरह की लचीलापन क्या एक कर सकते हैं इस बार फिस्कल डेफिसिट को लेकर? अड़े नहीं इस पर कि 3% तक ही रखना है, क्या उसको हम 0.5 परसेंटेज पॉइंट या 1% बढ़ाने की स्कोप भी है? देखिए, जानकारों का कहना है कि अगर ये डिफ़िकल्ट ईयर है तो अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी गया तो इस बार जो माथुर साहब ने कहा कि खर्चा बढ़ाना चाहिए, जो इकोनॉमी को पुश देने के लिए होना चाहिए। लेकिन ये भी बताते हैं कि सरकार जितनी भी सरकारें आई हैं दे हैव ऑल बीन फिस्कली रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसा भी नहीं होगा कि सारा बजट स्ट्रिंग्स खोल दिया जाएगा। तो जो क्षेत्र में ज़रूरी है उसमें ज़रूर खर्चा बढ़ेगी और उसमें जो आपका वित्तीय घाटा है वो अगर थोड़ा बढ़ भी जाता है तो शायद उसको एक पॉज भी दे सकते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है कि एक पॉज लोगों ने लिया है और फिर अपना जो ग्लाइड पाथ है उसके तरफ गए हैं। तो ये मैं मानता हूं कि इस बार भी शायद हो। पॉज अगर लिया जाता है और ये बताएं कि अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है तो जाहिर है ऐसे बढ़ाया जाएगा कि उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हो और जल्दी हाथ में पैसा आए लोगों के। तो किस तरह से डेब्ट लेवरेजिंग होगी? नहीं, देखिए, ये फिस्कल डेफिसिट वाला जो आपने फिगर कहा, उससे ये नहीं है कि कोई अतिरिक्त बजट आएगा, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर को मीट कैसे करा जाएगा वो इम्पॉर्टेंट है। और मेरे समझ में जो अभी जैसे सुरजीत जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा,
क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। और सबसे चुनौतियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैन्युफैक्चरिंग को और जॉब्स को दोनों को बढ़ावा दे। तो जो स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की है वो बड़ी क्लियर है और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स हैं पब्लिक सेक्टर के वो बेटर यूज़ हों, प्रोडक्टिव यूज़ में जाएं, और जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा स्कोप है इन्वेस्ट करने का या डेट बढ़ाने का। तो टोटल डेट गवर्नमेंट से शिफ्ट करके थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर डेट अगर ले, तो इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे। स्मार्ट सिटीज़ का वो पूरा चल रहा है, रेलवेज़ में आप देख रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उसको मोनेटाइज भी गवर्नमेंट कर रही है, और काफ़ी लार्ज स्केल डिसइन्वेस्टमेंट का बड़ा सोचा समझा एक रोड मैप डिसइन्वेस्टमेंट का भी अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि इनसे एक बहुत ही परफेक्टली टाइम्ड स्ट्रैटेजी है कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जहाँ कंस्ट्रक्शन रिस्क और कोई रेगुलेटरी रिस्क हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ग्रीन फील्ड, चाहे पब्लिक सेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, लेकिन जो ब्राउन फील्ड एसेट्स हैं उसको गवर्नमेंट स्पिन ऑफ करेगी टू प्राइवेट सेक्टर, और काफ़ी लिबरल इन्वेस्टमेंट रूट्स आ गए हैं। तो इससे मुझको लगता है कि क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर और विशेषकर कैपिटल फॉर्मेशन उसको काफ़ी बूस्ट इस बजट से मिलना चाहिए। जी, जैसे कि माथुर साहब भी बता रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। इस समय हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट साइकिल बहुत कम चल रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या सरकार किस तरह का इन्वेस्टमेंट खुद करेगी? क्योंकि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर करती है तो उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रूरल घर बनाने की बात हो या इस टाइप के हो तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्राइवेट बढ़ेगा। क्या अब लगता है आपको? नहीं, ये रूरल फोकस तो ज़रूर रहेगा इसमें, क्योंकि उसमें अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें या कृषि की बात करें तो जो भी इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी उसका प्राइवेट सेक्टर को भी लाभ मिलेगा, और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेगी धीरे धीरे। अगर आप देखें कि जैसे माथुर साहब ने कहा कि ये जो स्टेप्स लिए गए हैं बिफोर द बजट, जो एक कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स कट हुए हैं, तो उसका इफेक्ट जो आएगा अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट पर भी धीरे धीरे आएगा। ये ओवरनाइट नहीं होता है, लोग डिसीजंस लेते हैं एक 6 मंथ्स या 1 ईयर होराइजन लेके, तो अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आंकड़े आएंगे तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये जो वर्ल्ड वाइड स्लो डाउन है उसका भी इम्पैक्ट इसमें है, एक्सपोर्ट्स हमारे डाउन हैं। तो ये फोकस इसमें जो आप कह रहे हैं कि रूरल फोकस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस होगा, तो ये ज़रूरी है, और उसमें ज़रूर ये फोकस मैं मानता हूँ कि होगा। जी, और साथ ही सबसे बड़ी एक जो समय की मांग इस समय है वो ये कि लोगों के हाथ में पैसा आए ताकि डिमांड बढ़े, ताकि फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना प्रोडक्शन शुरू करें और फिर वो साइकिल एक बार शुरू हो। तो क्या ये माना जाए कि फिर से इस बार चाहे मनरेगा हो या पीएम किसान हो, वो एक शॉर्ट टर्म बूस्ट जो है जो कि फटाफट से हाथ में पैसा देता है ताकि लोग पैसा खर्च करें, क्या एक बार फिर वही और जोर दिया जाएगा उस पर? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से बहुत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की तो मिसाल पिछले 4-5 साल में कायम हो गई है, और कितनी सारी लगभग 500 स्कीम्स का पैसा डायरेक्टली लोगों के पास जा रहा है। तो पहले जो लीकेजेस होते थे वो सब अब बंद हो गए हैं, और वही एक बहुत बड़ा उसका एक इम्पैक्ट दिख रहा है। और वो प्रधानमंत्री किसान योजना जिसमें डायरेक्ट फार्मर को वो ट्रांसफ़र हो रहा है, इस तरह के जो इंटरवेंशंस हैं ये और फाइन ट्यून हो रहे हैं, और मुझको लगता है कि और बजट में कुछ नई पहल आएगी, वो तो अभी समय बताएगा। लेकिन डेफिनेटली जो ग्रोथ एंड कंजम्पशन ये दोनों फायर एक साथ करेंगे। ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है वो ग्रोथ इन्हांसिंग स्टेप्स हैं, और कंजम्पशन बढ़े उसके लिए जो ओवरऑल सेंटिमेंट है, जो एक एस्पिरेशनल क्लास है, वो एस्पिरेशंस को अगर एक स्टेबल इन्वायरमेंट मिले और पीसफुल इन्वायरमेंट हो तो जो एस्पिरेशंस हैं वो लोगों के आगे आते हैं। तो मुझको लगता है कि बजट एक एस्पिरेशनल इंस्ट्रूमेंट है, और एक ग्रोइंग इंडिया और एक वाइब्रेंट ग्रोथ ड्रिवन इंडिया, वो जो सेंटिमेंट है उसको और स्ट्रेंथन करने की सबको ज़रूरत है। जी, तो ये तो बात हुई कि किस तरह से एक्सपेंडिचर किया जाएगा ताकि इन्वेस्टमेंट साइकिल इम्प्रूव हो। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए क्या, जैसे माथुर साहब ने कहा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू के जो ऑप्शंस हैं, चाहे एसेट मोनेटाइजेशन हो, वो किस तरह से हो सकता है? देखिए, एसेट मोनेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा प्लान सरकार के पास है, और नीति आयोग ने
भी एक बड़ा योजना बनाया है। तो उसमें जैसे आपका पाइपलाइंस हैं जो उसको भी हम मोनेटाइज कर सकते हैं, लैंड है, PSUs के लैंड जैसे हैं। हम यूके में देखते हैं कि किस तरह से इवन पार्क्स भी उनका भी मोनेटाइजेशन हुआ। तो इस तरह का बहुत सारा प्लान है। तो ये देखिए इसके लिए एक योजना है और इसका जरूर ये काम भी हो रहा है। प्लस डिसइन्वेस्टमेंट हम देखेंगे कि जो नया साल आएगा उसमें हम जो बड़े बड़े डिसइन्वेस्टमेंट BPCL, कॉन्कॉर, ये सब जो थे शायद हो सकता है कि ये 31 मार्च तक ना भी हो पाए। तो इट इज़ नॉट सैक्रोसैक्ट कि 31 मार्च तक ही हो, अप्रैल में भी हो, मई में भी हो। लेकिन ये सारे बड़े डिसइन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हम मानते हैं जिसमें काफ़ी बड़ा पैसा आएगा, तो ये बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये रेवेन्यूज़ आपके लिए लाएंगे। और एसेट मोनेटाइजेशन जब चलेगा तो आपका उधर से भी पैसा आएगा। प्लस यू नो देयर विल बी सेविंग्स, उसमें कुछ एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन भी होगा। तो उसमें से मैं इतना बड़ा चुनौती भी नहीं मानता हूं कि बहुत बड़ा कुछ डिफरेंस रहेगा। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट इस बार भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, हालांकि कुछ टाइम तो अभी बचा है। क्या उम्मीद की जाए कि हो जाएगा, टारगेट मीट होगा? लगता है वो तो आपको? मैं नहीं कह पाऊंगा, वो तो मिनिस्ट्री के आंकड़े बताएंगे। लेकिन वो ETF जो फंड्स हैं उससे और मॉप अप एडिशनल रिसोर्सेज आ रहे हैं। 10,000 करोड़ का भी अनाउंस हुआ है, अपने 7th ट्रांच होने वाला है। 7th ट्रांच में आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बहुत अलर्ट है और बड़ा क्विक एक्शन हो रहा है और ये बहुत अप्रिशिएबल बात है। बहुत ये अच्छा है कि जहाँ भी कोई इशू आता है उसको डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है और इससे बड़ा कॉन्फिडेंस है। आप देखिए दिसंबर के फिगर्स जो आए हैं उससे दिख रहा है कि इवन मैन्युफैक्चरिंग में वापस से एक रिवाइवल आया है और जो क्रेडिट फ्लो है उसके भी जो एक इश्यूज थे, तो पूरा लिक्विडिटी अवेलेबल है। NBFCs की जो एक क्राइसिस आ सकती थी उसको टैकल करा है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से रेवेन्यू, जो कंजम्पशन बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा और मेरे ख्याल से जो टैक्स बेस बड़ा हो ऐसा सोच रहना चाहिए और टैक्स का जो बर्डन है, इंसिडेंस है, टैक्स रेट्स कम हो, लेकिन थोड़ा सा टैक्स बेस हमारा और बढ़े तो वो भी एक सही दिशा होगी, ताकि आने वाले समय में हम एक लोअर टैक्स बट स्लाइटली बड़ा टैक्स बेस उस तरफ भी शायद सोचा जा सकता है। सुरजीत, आप क्या कहेंगे, टैक्स कट होना चाहिए क्या? देखिए ये तो देखिए डिपेंड करेगा कि नंबर्स क्या हैं। सरकार के पास एक कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि क्या रोड मैप होना चाहिए। तो मांग लोगों की यही है कि भाई थोड़ा बहुत होना चाहिए, लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए। तो क्या करते हैं वित्त मंत्री, वो तो हमें देखना पड़ेगा 1 फरवरी के लिए। बट जहाँ तक है कि रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्लैब्स वगैरह के हम सोच सकते हैं, बट गिवन द रेवेन्यू सिचुएशन मुझे लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है अभी। बट ये तो वित्त मंत्री के पास से ही पता चलेगा कि फर्स्ट को वो क्या कहेंगे। जी, और रेवेन्यू जनरेशन के कुछ और ऑप्शंस भी हैं, उन सब पर करेंगे चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अर्थनीति। बजट में सवाल ये भी उठेगा कि अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। इस सब पर हम कर रहे हैं चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुरजीत, ये बताएं कि जब हम टैक्स की बात कर ही रहे थे इससे पहले, एक ऑप्शन इकोनॉमिस्ट और कहते हैं कि जो कंसेशंस मिलते हैं, एग्जेम्पशंस मिलते हैं, वो करीब 5% होते हैं GDP का। अगर उनको ट्रिम डाउन कर दिया जाए तो ही काफी पैसा आ जाएगा हाथ में। ये रिपोर्ट में भी उन्होंने कहा है कि एग्जेम्पशंस को घटा दिया जाए और एक क्लीन टैक्स रोड मैप जो हो जिसमें एग्जेम्पशंस ना हो, कम से कम हो एग्जेम्पशंस। तो ये भी है। और अगर हम देखें कि अभी अब एक स्कीम इनडायरेक्ट टैक्स में चल रही थी कि वो लेगेसी टैक्स इश्यूज जो थे उनको रेजोल्यूशन कैसे करें, तो उसमें भी आप देखें कि उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। उसमें भी काफ़ी सारा पैसा आ रहा है, कंपनीज जमा कर रही हैं। तो ये जो डिस्प्यूट में पड़े हुए हैं केसेस जो कई सालों से 7 लाख सो इसका भी अगर हम करें तो उसमें भी पैसा काफ़ी आ सकता है। प्लस ये टेलीकॉम कंपनीज के ड्यूज भी होंगे, उसका पेमेंट शेड्यूल क्या होगा, उससे भी पैसा आएगा। स्पेक्ट्रम जब भी हो उससे भी पैसा आएगा। तो ये रेवेन्यूज उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और एक जो सबसे बड़ी बात है जो लोग देख रहे हैं इस बजट को, कि हाउ ये सेंटिमेंट को कैसे बूस्ट करेगा, जो अभी ज़रूरी है सेंटिमेंट को बूस्ट करने की। सेंटिमेंट सबका, कॉर्पोरेट्स,
मिडिल क्लास सबके एक डर सा है कि स्लो डाउन है, 5% ग्रोथ हो गया है, क्या होगा। तो इसको एक कॉन्फिडेंस देना है कि ये इकोनॉमी रेजिलिएंट है और हम आगे बढ़ेंगे। और कई सेक्टर्स हैं जहां पर डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है, लेकिन कई हैं जो काफ़ी स्लो डाउन के इफेक्ट उन पर दिखाई भी दे रहा है। तो एक तरह से बैलेंस भी कह सकते हैं, लेकिन सेंटिमेंट ज़रूर अभी थोड़ा वीक है, जिसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ये बताएं कि एफपीआईज़ का सेंटिमेंट कैसा है, क्योंकि जिस तरह से अनाउंसमेंट भी हुई है कि डबल कर दिया गया है वो। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत ही बड़े क्विक और बहुत काबिल तारीफ ये स्टेप लिया गया है और रिजर्व बैंक ने अभी अलाउ किया है कि जो लिमिट डबल कर दी 75,000 करोड़ 1.5 लाख करोड़ कर दी। ये एक रूट ऐसा है जिसमें पैसा जो इन्वेस्ट करेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, पहले एफपीआई एक्विटी में अलाउड था, फिर डेट में अलाउ किया, लेकिन डेट में अलाउ किया कम से कम उनको 3 साल के लिए वो पैसा इंडिया में रखना पड़ेगा। तो और वो एक तरह से सेल्फ डिक्लेरेटरी वो तय कर सकते हैं। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन डेट को जो डबल किया है वो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और वो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। मैं एक और कहना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट्स, उसकी बड़ी क्लियर एक रणनीति दिख रही है अब। और अभी कल ही हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जी ने उसका खुलासा करा था कि बैंक्स भी जो हैं, स्टेट बैंक उसको लीड करेगा और बैंक्स भी, कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको और इजीली क्रेडिट मिलेगा फॉर एक्सपोर्ट। और तीसरी अच्छी चीज़ है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया का, जो नई कंपनीज जिन्होंने जो पहले जाके और सिंगापुर में और जगह लिस्ट करते थे, अब उनकी लिस्टिंग भी बड़ी इजी कर दी गई है। पहले बहुत ही हाई रेटेड कंपनीज को ही वो एडीआर लिस्टिंग अलाउड थी, अब ये स्टार्टअप्स भी बहुत इजीली लिस्टिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत कॉन्शियस एफर्ट हो रहा है कि जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, जो बिजनेसमैन है, उसका सोच केवल इंडिया को एक बड़ा मार्केट देख के इंडिया ही में हम अपना सामान बेचेंगे, ऐसा नहीं रहना चाहिए। और गवर्नमेंट उनको ग्लोबल वैल्यू चेन का एक पार्ट बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि हम ग्लोबलाइज, हमारी कंपनीज हैं वो ग्लोबल कंपनीज बने, तो उससे जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस इंडिया में हुए हैं उसका असली लाभ हर इंडियन को मिलेगा। हमारी जीडीपी 5 ट्रिलियन क्या, हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी जल्द बन सकते हैं। केवल हमको जिस तरह से एक सुनियोजित तरह से भी काम हो रहा है, इसको हमको अनवरत आगे करते रहना चाहिए। यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हुए हैं, लेकिन फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जैसा कि कह रहे हैं माथुर जी। तो ये बताएं कि जैसे हम देखते हैं कि अगर फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ जाता है तो कैपिटल मार्केट्स पर असर होता है, लेकिन हमने पिछले साल और उससे पहले भी जो देखा है, कैपिटल मार्केट ने काफ़ी इसको पॉजिटिवली लिया है। आप क्या देखते हैं इस बार? मुझे भी लगता है कि देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा कि अगर ये पॉइंट थोड़ा एक बढ़ जाता है, उसमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर स्पेंडिंग और क्वालिटी स्पेंडिंग हो और एक फोकस स्पेंडिंग हो सेक्टर्स को जो बूस्ट करे, तो कैपिटल मार्केट्स भी इसको स्ट्राइड में लेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अभी जो स्थिति है वो इकोनॉमी को बढ़ाने की स्थिति है। तो ये फिस्कल कंजर्वेटिव्स कहेंगे कि भाई ये बहुत अन्याय हो गया, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल पॉज अगर सरकार ले लेती है तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली है, और ये इकोनॉमी के लिए अच्छा ही हो सकता है। क्रेडिट एजेंसीज जो होती हैं या रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं, माफ़ कीजिए, वो उनका भी एक डर सताता रहता है कि अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ाया गया तो उनका क्या रुख रहेगा। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं भी डील करता था इनको, लेकिन आई डोंट थिंक हमको ऐसा ज़्यादा वो कंसर्न नहीं रहना चाहिए। जैसे सुरजीत जी सही कह रहे हैं, रेटिंग एजेंसीज का कुछ कमेंट आ सकता है, लेकिन वो रेटिंग डाउनग्रेड की तो बिल्कुल भी सवाल ही नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये रियलिटी है। और ये एक नेशनल जो FRBM 2003 में आया था, उसके बाद 2009 में भी इसको चेंज करा गया था, और ये एक ग्लाइड पाथ है, एक रेंज है। ये कोई फिगर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कहीं से कहाँ से ये फिगर इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स ने देख के बनाया। और रेटिंग एजेंसीज भी, जैसा आप कह रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझको बिल्कुल नहीं लगता कि रेटिंग एजेंसीज के किसी उनके डर की वजह से हमको कोई एक कंजर्वेटिव स्टैंड लेना चाहिए। ग्रोथ इनहैंसिंग स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए, उसका जो भी इम्पैक्ट हो, लेकिन ग्रोथ को और एक्सेलरेट करें और सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ हो, जहाँ जॉब्स क्रिएट हों और जहाँ हमारी ग्लोबल कंपेटिटिवनेस है, उन सेक्टर्स में हम और आगे बढ़ें और अग्रेसिवली बढ़ें।
महंगाई पर किस तरह का असर हो सकता है? ये कहा जाता है अगर एफडी बढ़ाया जाता है तो इस पर असर होता है। अब देखिए, ये तो थियोरेटिकल है कि अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, अभी महंगाई की दर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत अभी अब रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से अभी जो मेन ऑब्जेक्टिव है सरकार का, और जो एवरीबडी शुड फोकस ऑन दैट, इज एनहांसिंग ग्रोथ। और ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं, किस तरह से बढ़ाएं, कौन से सेक्टर्स हैं जो हमें तुरंत इम्पैक्ट देंगे, उसके हम उस पर ध्यान देना चाहिए। आप सीएमडी भी थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के, तो ये जानना चाहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर सपोज निवेश किया जाता है, विदेशी मुद्रा अगर हम फॉरेन करेंसीज में लेते हैं, तो वो कैसे सस्ता फंड अवेलेबल हो? क्या कोई सॉवरेन बॉन्ड्स की, अगर मसाला बॉन्ड्स की बात हो रही थी, वो कैसे होगा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जो ग्लोबल एपेटाइट इंडिया के बॉन्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा है। तो जब एग्जिम बैंक ने भी अभी कुछ ही हफ्ते पहले $1 बिलियन 150 बिप्स अबव यूएस ट्रेजरी 10 ईयर के लिए सबसे लोएस्ट, सबसे कम ब्याज की दर पे हम विदेशी मुद्रा यूएस डॉलर्स में बॉन्ड्स इंडिया की एग्जिम बैंक की बिक गए। तो वो इस चीज़ को बताते हैं कि बहुत एपिटाइट है इंडिया में, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जा सकता है। इन्वेस्टेड डॉलर में अगर हम बोरो करें और इंडिया के इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं, लेकिन केवल हमको फॉरेन करेंसी रिस्क जो है उसको हेज करने के लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं जो हमारे फिर से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे। तो पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, या जो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बूस्ट करेंगे, उसके लिए मेरी समझ में हमको और बोरोइंग करनी चाहिए। और बल्कि बाहर का निवेशक आना चाहता है इंडिया में। आप देखें पेंशन फंड्स वो बिल्कुल लाइन लगाए हैं कि हम आएँ, वो चाहते हैं कि हमको और प्रोजेक्ट्स दिखाएं। और 100 लाख करोड़ की एक पूरी पाइपलाइन अभी सरकार ने अनाउंस करी है। तो वो पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स सब किक स्टार्ट हो सकती हैं और फंडिंग, लॉन्ग टर्म फंडिंग की जो थोड़ी सी चुनौती है उसको टैकल करने के लिए ये जो स्टेप्स आप कह रही हैं ये उठाए जाएंगे। तो सुरोचित, क्या लगता है, क्या 4-5 मेन चीज़ें रहेंगी इस बार बजट में इस सब सेक्टर को बढ़ाने के लिए? और जिस तरह से बता रहे हैं सर कि बहुत सारी फंडिंग के लिए तैयार है देने के लिए, लेकिन अभी उतनी डिमांड नहीं थी। देखिए, बजट का जो मैसेज होगा उसके बेसिस पर भी कई सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि जो माथुर साहब ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस सेक्टर्स में तो लोग आने के लिए बहुत राज़ी हैं और वो आएंगे भी। और रूरल सेक्टर में, एग्रीकल्चर में आप देखेंगे कि जिस तरह से काम हो रहा है तो वहाँ पर भी काफ़ी फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो रूरल एंड मिडिल क्लास फोकस्ड बजट जो होगा, ये इस बार का शायद उसी पर ध्यान रहेगा सरकार का। जी, आपके हिसाब से? नहीं, जैसा आप सही कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे मेरे ख्याल से बहुत फोकस है और वहाँ एफपीओज और फार्मर्स की कंपनीज, फार्मर्स एक ऑर्गेनाइज हों, उनको हम सपोर्ट करें। बहुत सारे एग्री सेक्टर में स्टार्टअप्स हैं, एग्री स्टार्टअप्स जो हैं वो वैल्यू चेन में कनेक्ट हों। और जैसे हमारी शुगर और जो और प्रोडक्ट्स हैं जो ओवर प्रोडक्शन होता है उसमें भी थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो। तो मुझको लगता है कि इस बजट में वो एग्री सेक्टर और फूड प्रोसेसिंग और ग्लोबल वैल्यू चेन और लॉजिस्टिक्स, ये पूरा एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट ये बजट ला सकता है और यही बिल्कुल करेक्ट दिशा होगी। मेरे ख्याल से ग्रोथ एनहांसिंग बजट होगा और ये फिजिकल डेफिसिट की जो चुनौतियां हैं उसको मेरे ख्याल से बहुत लोग बैठे हैं, सक्षम लोग बैठे हैं, वो इसको टैकल कर लेंगे। तो यानी कि काउंटर सिक्लिकल स्टिमुलस मिलेगा? मुझे तो लगता है ज़रूर मिलेगा। तो जिस तरह से हमें देखा कि कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हुआ, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट के लिए आगे नहीं आए इस समय कॉर्पोरेट्स, तो पिछली बार की तरह जो कुछ कड़े कदम उठाए गए थे, क्या वो इस बार अवॉइड किए जाएंगे? क्योंकि हमने देखा था पिछली बार बजट आने के बाद फिर 2-3 बजट आए थे जो हमने अनाउंसमेंट। मुझे लगता नहीं है क्योंकि इतने सारे स्टेप्स लिए गए हैं। देखिए, सब स्टेप्स के लिए एक आपको समय देना पड़ेगा। कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि जिसमें आपने छड़ी घुमाई और इकोनॉमी ठीक हो गया। तो उसके जो स्टेप्स हैं उसके धीरे धीरे परिणाम आपको दिखते जाएंगे, आगे के महीनों में आपको दिखेंगे, आंकड़ों में दिखेंगे आपको। तो जैसे जैसे समय आएगा तो इस बजट का जो इम्पैक्ट होगा वो मुझे लगता है कि 2-3 महीनों में हमें दिखने लगेगा। क्योंकि
एज वी हैव बीन टोल्ड, हमें पता, अभी आपने देखा होगा एक कैबिनेट ब्रीफिंग में भी मंत्री जी ने कहा है कि ये बहुत ही सारे जो स्लोडाउन को टैकल करने के लिए मेजर्स होंगे। तो मेरे ख्याल से सरकार इज अवेयर ऑफ दीज थिंग्स एंड देयर विल बी मेजर्स, उसमें मेजर्स होंगे। एंड ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत और स्टेप्स लेना पड़ेगा, क्योंकि दैट वाज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीरियड जहां स्लो डाउन काफ़ी शार्प हो रहा था। और अगर आप देखें अभी डेटा, तो आगे शायद इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे बढ़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप स्टूडियो में आए। तो जिस तरह से हमारे मेहमान भी बता रहे हैं, ये तो तय है कि जो फिस्कल मैथ है इस बार बजट का वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, और ये भी तय है कि 2020 इकोनॉमिक रिकवरी का साल रहेगा। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।